चलिए दोस्तों, हम लोग फरवरी के सोशल इश्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट इशू है और वो है यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है इन योर प्रीलिम्स। ठीक है, ये आ सकता है। तो सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कमिटी फॉर फूड सिक्योरिटी, कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, ये जो यूनाइटेड नेशन के नाम से है, यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है 1974 में एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। यानी कि अलग अलग देश के गवर्नमेंट्स यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे बात करती है। दैट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू सर्व एज अ फोरम। जैसे कि हम लोगों ने बात करी, एक फोरम को क्रिएट करते हुए, विच इज इंटर गवर्नमेंटल इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर रिव्यू एंड फॉलो अप ऑफ द पॉलिसीज विच आर कंसर्निंग टू द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक चीज़ होती है फूड फिलॉसफी। फूड फिलॉसफी दोस्तों, ये जो फूड फिलॉसफी है, इसको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे एक्सेस टू फूड आ जाती है, दूसरी आती है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ए है, दिस इज 3 A's। ठीक है, तीसरी जो है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी। तो ये दोस्तों 3 A हैं ऑफ फूड फिलोसफी, और यहाँ पे भी उसी की बात करी जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें, प्रोडक्शन विच इज़ अवेलेबिलिटी, फिजिकल मतलब प्रोडक्शन से मार्केट तक आने का जो एस्पेक्ट है, वहाँ पे हम लोग एक्सेस की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक यानी कि कितना ये अफोर्डेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ देखती है ये कमेटी। अब अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे इन लोगों ने भी किया क्या, ये न्यूज़ में क्या है, फर्स्ट टाइम एवर वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन फूड सिस्टम एंड न्यूट्रिशन, ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? इट इज़ मेंट टू एंड हंगर, भूखमरी को खत्म करने के लिए, एंड मैल न्यूट्रिशन, इन दोनों चीज़ों को खत्म करने के लिए ये पहली बार एक वॉलंटरी गाइडलाइन दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ने ये गाइडलाइंस दिया है। ये गाइडलाइंस जो है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट द कंट्रीज इन देयर रेस्पेक्टिव एफर्ट्स टू इरेडिकेट all forms of hunger and malnutrition by utilizing comprehensive food system approach। ये है important word, comprehensive food system approach। यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव फूड सिस्टम अप्रोच है, ये किस इंस्टीट्यूशन ने पहली बार प्रपोज किया है? आंसर क्या होगा? वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी या कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। अभी इन्होंने जो गाइडलाइंस दिया है दोस्तों, ये गाइडलाइंस 7 एरियाज पे फोकस करता है। सबसे पहला गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर गवर्नेंस बढ़िया है तो फूड सिक्योरिटी का एक रिलेशन है, यानी कि एक देयर हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। दूसरा, जो फूड सप्लाईज या फूड सिस्टम है या फूड सप्लाई है, इसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा टू अचीव नॉट ओनली हेल्दी डाइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि हमें इंटर जनरेशनल, सिर्फ अपने बारे में नहीं, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचकर अपने यूसेज, हमारे प्रोडक्शन, इन सबको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। वरना अगर हम लोगों ने इस बार हंगर को खत्म कर भी दिया, इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। नेक्स्ट, इक्वल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्दी डाइट थ्रू सस्टेनेबल फूड सिस्टम। देखिए, इक्विटेबल का मतलब होता है नॉन आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो जिसका हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा खत्म। चौथा, फूड सेफ्टी अक्रॉस सस्टेनेबल फूड सिस्टम, पीपल सेंट्रिक न्यूट्रिशन नॉलेज, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेजिलियंट फूड सिस्टम। देखिए, रेजिलियंट फूड सिस्टम क्या है? यानी कि ऐसा क्रॉप्स, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें करना है जिस तरीके से ऐसे क्रॉप्स आए सामने जो कि हार्श क्लाइमेट कंडीशंस को रेजिस्ट कर सके, हार्श क्लाइमेट कंडीशंस को रेजिस्ट कर सके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव तो साफ है, इंटेंडेड टू बिल्ड अपॉन एंड कॉम्प्लीमेंट द वर्क एंड मैंडेट ऑफ अदर इंटरनेशनल बॉडीज सच एज यूएन डेकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो दूसरे प्रोग्राम्स है, दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज है, उनके जो एक्शंस है, उनके जो मैंडेट्स है, उनको फुलफिल करने के लिए भी ये प्रोग्राम जो है, ये गाइडलाइंस जो है वो काम आएगी। दूसरा, दे कॉल फॉर रियलाइजेशन ऑफ राइट टू एडिक्वेट फूड। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट टू एडिक्वेट फूड। इसको शायद हर देश को अपनाना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। हम लोगों ने इस चीज़ को पहले ही कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पर्टिकुलरली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल एंड अफेक्टेड ग्रुप्स। हम लोग ये मोस्ट वल्नरेबल और अफेक्टेड ग्रुप इंडिया में क्या कहते हैं? अंत्योदय। ठीक है, नेक्स्ट, द फोकस ऑन policy planning and governance so that the food system can be made more resilient and responsive in accordance with the needs of the customers and consumers rather and producers too। यानी कि जो बना रहा है और जो खरीद रहा है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऐसी पॉलिसीज, ऐसी गवर्नमेंट्स, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू फूड सिस्टम
ताकि वो सस्टेनेबल रहे, रिस्पॉन्सिव रहे और रेजिलियंट रहे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक फंडा ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसने एक गाइडलाइंस दिया है टू एंड हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, और उस चीज़ को करने के लिए कुछ 7 फोकस पॉइंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है अगला, ये टॉपिक है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से टूरिज़्म को या टूरिस्ट प्लेसेस में स्वच्छता को ज़्यादा महत्व देते हुए हम लोगों ने कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया है। एक तो हम लोगों ने अवेयरनेस भी फैलाया है, स्वच्छ भारत का अवेयरनेस। इसके अलावा हम लोगों ने स्वच्छता की इम्पोर्टेंस को बताया है। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है थ्रू अ सिंगल स्टेप। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपका पहला MCQ है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अनाउंसेस 12 sites for transforming them into स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर फेज 4। यहाँ इस बार 12 साइट्स जो लिए गए हैं यह आपने याद कर लेना है। ये मैप में अगर मार्क कर सके तो सबसे बेहतर है। अजंता केव्स, ये किसने बनाया था, किसके एरा में बना था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हिस्ट्री के लिए। महाराष्ट्र में है। सांची स्तूपा, बुद्धिज्म को एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी पड़ेगी स्तूपा की, और ये भी मध्य प्रदेश में। अजंता केव्स महाराष्ट्र में है और सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान में है। जैसलमेर फोर्ट राजस्थान में है। रामदेवड़ा जैसलमेर राजस्थान। गोलकोंडा फोर्ट, सन टेम्पल कोणार्क, किसके एरा में बना था, इंपॉर्टेंट है। रॉक गार्डन चंडीगढ़। दल लेक श्रीनगर। बांके बिहारी टेम्पल उत्तर प्रदेश में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगरा फोर्ट किसने बनाया था, इसकी रेलेवेंस क्या है, और कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल। देखिए इसको बनाने के पीछे का मकसद हम समझते हैं। उससे पहले इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन। The aim of this is to take iconic places and their surroundings to a higher standard of swachhata, so that all the visitors benefit and also can take away the message of cleanliness. Places जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट से भरा रहता है, वो टूरिज्म के लोग भी जब आएंगे तो उनको ये हाइजीन के बारे में पता चलेगा। यही मैसेज वो घर लेके जाएंगे, यही मैसेज वो और 10 लोगों को फैलाएंगे, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट होगा। और साथ ही साथ जो हाईली डेस्टिन्ड एरिया है, जो ऐसे एरियाज जिस पे हाई चांसेस होते हैं कि टूरिज्म का, वो जगह भी काफ़ी साफ सुथरा रहेगा। इसके अलावा किस तरीके से ये करने वाले हैं, सबसे पहले इट्स ए कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। तो एक मिनिस्ट्री का काम नहीं, इट्स ए कोलैबोरेशन ऑफ 3 मिनिस्ट्रीज। नंबर 1 अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, नंबर 2 कल्चरल मिनिस्ट्री, नंबर 3 tourism. All levels in the concerned states, and more importantly public sector and private companies are partners. So this is what makes it very crucial. यहाँ से भी MCQ आ सकता है। क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, इम्प्रूव सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ड्रेनेज फैसिलिटीज, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज, वाटर वेंडिंग मशीन्स, solid liquid waste management setup, structure restoration, lighting arrangement, beautification of park, road maintenance, better transportation facilities, access areas beside the main sites. ये आपको काम आ सकता है मेंस में, लेकिन ये 12 प्लेसेस आपने याद कर लेना है। दिस इज़ द ओनली थिंग आई बिलीव जिसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं।